यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भर्गवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, तो इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं जब जब भी धर्म को क्षति पहुंचती है तो वो खुद अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ में, जो कि है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी एंड पावर बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप जो डॉट प्रोडक्ट की वीडियो है अपने चैनल पे देख सकते हो, और अगर आता है तो अभी इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्क। ठीक है, वर्क का देखो क्या मतलब हो जाता है। वर्क का मतलब ऐसे नहीं है कि सिंपल केस के अंदर में अगर हमने कोई भी दीवार है, दीवार को पुश किया तो उस केस में अपना जो वर्क डन है वो जीरो है। ठीक है, चाहे अगर हम कितनी ही देर बैठ के पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की सेंस में उस चीज़ का जो वर्क डन है वो जीरो है। फिजिक्स की सेंस में जो अपने लिए वर्क डन होता है वो हम करने वाले हैं। तो फिजिक्स की सेंस में वर्क डन क्या होता है कि अगर कोई ब्लॉक है या कोई बॉडी है, उस पे मैं फोर्स लगाऊं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, इसका मतलब है कि उस पर वर्क डन हो गया है। ये इतना सिंपल सा लॉजिक है वर्क डन का। इफ डिस्प्लेसमेंट इज अकर्ड बाय virtue of force, that means work is done। तो कोई फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब होता है कि वर्क उसका डन हो गया है। ठीक है, या उसका वर्क हो गया है। अब देखो मैथमेटिकल टर्म्स में वर्क डन को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का प्रोडक्ट हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में है। ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं उसी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर किसी और चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस केस में भी वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है कांस्टेंट फोर्स के लिए ले लेते हैं। फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, अगर अपने पास में एक कांस्टेंट फोर्स है, उसकी वजह से हम वर्क निकालने वाले हैं कि भाई वर्क उसकी वजह से कितना आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं एक, जैसे कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर में ऐसे मैंने फोर्स लगाया और इसकी वजह से इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो इस केस में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है। चलो रुको जरा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट छोटा ले लेते हैं जिससे कि डायरेक्शन लिखना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, ज़्यादा डायग्राम खराब ना हो इस वजह से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ताकि ये कंपोनेंट निकाला जा सके इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा कम कंपोनेंट ले लिया है। एक तो ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है वो मैंने लिख दिया है एस कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा वर्क डन। तो इस केस में वर्क को डिफाइन किया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लिया है और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है। अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, मतलब वो मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है। तो यहाँ से अपना जो वर्क डन है उसको डिफाइन किया जाता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एफ डॉट एस, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाता है वर्क डन। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, और कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, और देखो, ऑल्सो वर्क डन को और तरीकों से भी मैं डिफाइन करता हूं। जैसे कि मेन फॉर्मूला तो यही है, एफ एस कोस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एस कोस थीटा क्या है बेटा, इसमें एस कोस थीटा है डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट। ऐसे भी वर्क डन को डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपने पास में वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा है, ऐसे ही लिखता हूं एस, और बाकी जो बच गया है वो है एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा क्या है कि फोर्स का कोस थीटा लिखना है। फोर्स का कोस थीटा वो है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ में, या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स से। ठीक है, ये वाली तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में ही लिखा था, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर्स के साथ में। ठीक है, यहां से ये वाला भी बिल्कुल सही रहेगा। ये तो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये है अपने पास में कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ऐसे लिखा जाता है वर्क डन। क्लियर है अपने पास में, कोई भी कांस्टेंट फोर्स हो तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिकली इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से ही सारे आंसर आ जाया करेंगे, एफ एस कोस थीटा। बाकी सारे फॉर्मूले हम उसको शॉर्ट करने के लिए यूज किया करेंगे। तो देखो इस पे वेस्ट और कुछ पॉइंट हैं वो डिफाइन करता हूं। नोट नंबर 1, एंगल। अगर बेटा जो थीटा है, जो थीटा क्या है अपने पास में, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो अपने पास में डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आ जाता है, जब उनके बीच में 90 डिग्री हो तो उस केस में आंसर आ जाता है 0। तो ऐसा केस हुआ, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हुई तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में हुई तो उस केस में जो वर्क डन है वो आ जाएगा पॉजिटिव। उस केस में जो वर्क डन है वो आ जाता है पॉजिटिव। और थीटा की वैल्यू लेकर 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में है तो उस केस में जो वर्क डन है वो आ जाता है नेगेटिव। ओके, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है। जो अपने पास में डॉट प्रोडक्ट के रूल थे वही है। जब बेटा थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है तो अपने पास में फॉर्मूला ये है, इसमें कोस थीटा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, 90 से 180 के बीच में जो कोस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, और 90 डिग्री पे जो कोस थीटा होता है वो 0 होता है। ये अपने पास में है वर्क डन। वर्क डन की अगर मैं एस आई यूनिट बताऊं, एस आई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क डन की एस आई यूनिट होगी जूल। ठीक है, और सी जी एस यूनिट ऑफ वर्क, वर्क डन की जो सी जी एस यूनिट है वो होती है आर्ग्स। ठीक है, और 1 जूल का मतलब हो जाता है 10⁷ आर्ग्स। ये होता है बेटा वर्क डन। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ आर्क्स। नेक्स्ट आता है डायमेंशन, M1L2 T-2, ये होती है अपने पास में वर्क डन की डायमेंशन। चलो तो बेटा क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, लिखता हूं मैं। अगर मैं एक फोर्स ले लेता हूं, फोर्स इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, इस तरीके से कोई फोर्स ले लिया है, न्यूटन्स में वो फोर्स है, एंड डिस्प्लेसमेंट ले लिया है I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, जो फोर्स है वो न्यूटन्स में है और डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है। फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन इन दिस। इस केस के अंदर में वर्क डन कितना होगा,
अगर मैं कोई ऐसा फोर्स अप्लाई करूं और जिसकी वजह से इतना सा डिस्प्लेसमेंट हो जाए बॉडी का, तो इस केस में जो वर्क डन है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा वर्क डन है उसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई की मल्टीप्लाई आई के साथ में, तो 2i, 2 कंपोनेंट है आई कंपोनेंट और उस तरफ है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस जे की मल्टीप्लाई जे के साथ में 1 इंटू 1 प्लस के की मल्टीप्लाई के साथ में 2 प्लस 1 माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाता है 1 जूल। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन आ गया है उसका आंसर आ गया है 1 जूल। ऐसे अपने को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो वर्क डन निकालना है। चलो और क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक अपने पास में इस तरीके से एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक मास m रखा हुआ है। ओके, इस मास को मैंने डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आया हूँ। मास डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है और इस तक का जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन निकालना है। फाइंड आउट वर्क डन बाय, सबसे पहले है वेट, सेकंड है अपने पास में नॉर्मल, इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो, ठीक है। नंबर थर्ड है फ्रिक्शन। इन तीनों फोर्सेस का जो वर्क डन है वो कितना होगा। वेट की वजह से वर्क डन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा और फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन होगा, ये हमें निकालना है। फोर्स ये गिवन है और डिस्प्लेसमेंट जो क्वेश्चन में है वो गिवन है, तो इन सब चीज़ों को निकालना है। ठीक है, और साथ साथ में ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को रफ और कंसिडर कर लो कि ये रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ओके, तो अब देखो m है, सबसे पहले तो इसका वेट लिखेंगे। m का जो वेट होगा वो होगा mg। इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरीके से होगा, क्योंकि बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रही है तो इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अब इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से बॉडी पे लगने वाले फोर्स जो है वो हमने लिख दिए। सबसे पहले निकाल रहे हैं वर्क डन बाय वेट, तो आंसर लिखता हूं मैं वर्क डन बाय वेट का। वर्क डन बाय वेट, वेट को लिख दिया है mg से। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है राइट डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। अब नेक्स्ट जो वर्क डन है वो है वर्क डन बाय नॉर्मल। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, तो देखो नॉर्मल है ऊपर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। नेक्स्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कि ये बॉडी है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो फ्रिक्शन है उसने कितना वर्क डन किया है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाता है फ्रिक्शन का फोर्स इनटू बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और कोस इन दोनों के बीच में एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट है राइट में, फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, तो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल इंटू एस और कोस 180 है -1। तो म्यू नॉर्मल जो है वो तो एम जी के इक्वल है इस केस में, तो म्यू एम जी एस और माइनस, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस म्यू एम जी एस। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मैं इंक्लाइन प्लेन बनाया है, इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन में ये वाला एंगल है थीटा है। ठीक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है ये प्लेन, और इसमें एक तो ये गिवन है ये जो हाइट है। ठीक है, और अपने पास में इसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ है,
और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास है m। ओके, और ये जो सरफेस है ये सरफेस है रफ। रफ सरफेस है जिसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है म्यू। ओके, ऐसा अपने पास में सिनेरियो है। इस केस में हमें निकालना है, इस केस में जो जो फोर्स लग रहे हैं उनका वर्क डन कितना होगा। फाइंड आउट अभी वर्क डन नहीं, पहले तो इफ दिस ब्लॉक स्लाइड डाउन टू बॉटम, ये जो ब्लॉक है स्लाइड होके बॉटम पे आ गया है, ठीक है। देन फाइंड आउट वर्क डन बाय, एक तो है नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन निकालना है, दूसरा वर्क डन निकालना है वो है वेट का वर्क डन, और नंबर 3 जो निकालना है वो है फ्रिक्शन का वर्क डन। सबसे पहले है जो नॉर्मल का जो वर्क डन है वो, तो इस मास के ऊपर में नॉर्मल जो लगने वाला है वो रहता है ये नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट करना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन नहीं है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट मैं एस मान रहा हूँ लेट करके, ठीक है। गिवन अपने पास में ये एच है, ये थीटा है और एम है, इसके अलावा और कुछ चीज़ें गिवन नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर से नीचे तक वो एस हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल का आंसर तो 0 ही आना है। नेक्स्ट लिखते हैं वर्क डन बाय वेट, ठीक है। तो mg है इसका वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट है वो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s। अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो देखना है। देखो ये अपने पास में इस तरीके से सिनेरियो है, ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90, तो ये इधर वाला एंगल है बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी सेम ही है, तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो mg के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो एम जी एस कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाती है साइन थीटा, ठीक है। अब जो अपने पास में एस है उसको एच की टर्म्स में लिखना है, तो यहाँ से साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर है एच और हाइपोटेन्यूज है एस, तो यहाँ पे जो एस है उसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ एच अपॉन साइन थीटा। तो इस वर्क डन को मैंने लिख दिया है एम जी एस की वैल्यू है एच अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है जो उसकी वैल्यू हो गई है एम जी एच, वेट यहाँ पे, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब देखो जो मैंने एस है उसकी जगह पे क्या लिख दिया है एच अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है एम जी एच। तो ये होता है वर्क डन बाई ग्रेविटी या वर्क डन बाई वेट, वेट ने जो वर्क डन किया है वो। नेक्स्ट है अपने पास में फ्रिक्शन, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इस वाली बॉडी पे अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। mg है, इसके कंपोनेंट भी कर देता हूं, mg का इधर वाला कंपोनेंट आता है mg कोस थीटा, ठीक है। mg का इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो आता है mg साइन थीटा। ऐसी है ये, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट है वो भी मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट लिखने वाले हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस। फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री,
ये अपने पास में आ जाएगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाता है म्यू इंटू एन, और जो एस है, एस की वैल्यू लिखी गई थी एच अपॉन साइन थीटा, तो एच अपॉन साइन थीटा कोस 180 है, इसकी वैल्यू आ जाती है -1। ठीक है, म्यू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू लिखते हैं। नॉर्मल की वैल्यू देखो बेटा, इस पे नॉर्मल है इधर, एम जी कोस थीटा है इधर, एम जी कोस थीटा ही नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी कोस थीटा इंटू एच अपॉन साइन थीटा इंटू -1। तो इसका आंसर आ जाता है माइनस म्यू एम जी एच कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाता है कोट थीटा। ये आ जाता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन है उसने इतना सा वर्क डन किया है। वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय नॉर्मल, ऐसे करके इनका वर्क डन निकाला गया है। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है अपने पास में, वर्क डन बाय नॉर्मल है, ये सब तो इसी तरीके से ही निकलने थे क्योंकि वो तो जीरो ही आना था। एमजीएच में अपने पास में जो वर्क डन बाय वेट है उसमें एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। देखो बेटा, अपने पास में क्या लिखा जाता है, फोर्स, फोर्स एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच के इक्वल है, तो इसको सीधा भी लिख सकते थे एम जी इंटू एच। ये इसमें शॉर्टकट भी लगाया जा सकता था, बट इतना कुछ ज़्यादा बड़ा शॉर्टकट नहीं है, ऐसा ऐसे स्टेप भी सीख लिए, थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल इंप्रूव ही हुई है। चलो अब तक देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमेशा ही वर्क डन बाय नॉर्मल है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, बट एक केस ऐसा भी करवाना पड़ेगा जिससे आपको क्लियरिटी हो कि नॉर्मल का वर्क डन हमेशा जीरो नहीं होता है। तो ऐसा है क्वेश्चन, उसको चूज करते हैं और उस क्वेश्चन को लिखते हैं। ऐसे है बेटा, अपने पास में कोई लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिस ब्लॉक का मास है m। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ चली गई है, लिफ्ट ने डिस्प्लेसमेंट s कर दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इफ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इस केस में हमें क्या है कि फाइंड आउट वर्क डन बाय वेट। इस केस में जो वेट है उसका वर्क डन निकालना है, एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वर्क डन निकालना है। तो ऐसा है अपने पास में क्वेश्चन। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो नॉर्मल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है mg। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चला है कि भाई नॉर्मल जो है उसकी वैल्यू mg के ही इक्वल है क्योंकि लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब आंसर निकालते हैं। वर्क डन बाय वेट, mg की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो mg का फोर्स लिखा, बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो डिस्प्लेसमेंट लिखा, इनटू कोस ऑफ उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल लिखा, तो आ जाता है एम जी एस कोस 180 डिग्री की वैल्यू आ जाती है -1। तो इस केस में जो वर्क डन बाय वेट है उसकी वैल्यू आ जाती है -mgs। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ वर्क डन बाय नॉर्मल। तो सबसे पहले नॉर्मल लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और कोस उन दोनों के बीच में एंगल। नॉर्मल ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री। नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है s, और कोस 0 होता है 1, तो इसका वर्क डन आ जाता है mgs। तो जो नॉर्मल है उसका भी वर्क डन निकाल लिया है, mg जो है उसका भी वर्क डन निकाल लिया है। ठीक है, तो सारे के सारे वर्क डन यहाँ तक क्लियर हो गए। तो ये थे अपने पास में वर्क डन बाई कॉन्स्टेंट फोर्स। जब भी कोई कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा था, ठीक है, अब तक जितने भी अपने पास में है कॉन्स्टेंट फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन आए थे वो ये। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा कि वर्क डन है वो, मतलब हमेशा नहीं होगा कि जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। फोर्स अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, तो ऐसा कोई फोर्स भी हो सकता है। तो उस केस में अपने पास में कैसे वर्क डन निकाला जाएगा, तो ये है नेक्स्ट समझने वाली बात। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स,
अपने पास में ऐसा कोई फोर्स है जो कांस्टेंट ना होके वेरिएबल है, ठीक है। उस वेरिएबल फोर्स की वजह से कितना सा वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से है, अपने पास में कोई कर्व है, इस कर्व के अकॉर्डिंगली पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम किसी भी एक मोमेंट पे देखते हैं, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस मोमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो एस है, जो मतलब एफ है, क्योंकि एक मोमेंट पे फोर्स देखेंगे तो अपने पास में फोर्स कांस्टेंट नजर आएगा। और इतनी सी मोमेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने ट्रेवल किया है वो है ds। एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, ds। तो ऐसा मान लेते जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इस मोमेंट पे इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है इस मोमेंट पे वो है थीटा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है इस फोर्स ने, उसकी वजह से कितना वर्क डन होगा, द वर्क डन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक जो थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसकी वजह से कितना सा वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन को मैं लिख देता हूँ फोर्स और जो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही वर्क डन लिखा जाता है, क्योंकि इसमें स्मॉल वर्क डन हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखा था इस वजह से, ठीक है। अब इस वर्क डन को निकालना है तो भाई इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा हमें। तो टोटल वर्क डन है उसका फॉर्मूला आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस केस में लेके चलना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर जैसा कि हमें पता है जो फोर्स है उसके कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट फोर्स का, एक वाई कंपोनेंट होगा, एक फोर्स का जेड कंपोनेंट होगा। तीन डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट होंगे, एक्स ए कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट लिख लिए हैं। एक लिख रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैंने एक्स से लिख दिया है, वाई डायरेक्शन में एक्स में डेल्टा एक्स से लिख दिया है, वाई में डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई से, और जेड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा जेड से। बट डिस्प्लेसमेंट का तो अपने को काम ही नहीं है, अपने को काम है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का। तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, डी एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में होगा डी वाई, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में होगा डी जेड। तो इस तरीके से अपने पास में डिस्प्लेसमेंट होगा आई जे और के डायरेक्शन, ठीक है। तो इस चीज का यूज करके हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट तो हमें करना आता ही है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब जिस जिस लिमिट में है अलग अलग इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया है। तो ऐसे केस में जो वर्क डन है उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स उसके साथ डी एक्स, वाई डायरेक्शन में फोर्स डी वाई, जेड डायरेक्शन में फोर्स डी जेड, और उनका सबका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट वर्क डन निकल के आ जाएगा। अगर मान लेते हैं फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, इस चीज को लिख देता हूं नोट करके, इफ फोर्स इज ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर जो फोर्स है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, तो इस केस में जो वर्क डन है उसको कैसे लिखेंगे, तो इस केस में जो वर्क डन है उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, एक्स डायरेक्शन में ही है फोर्स तो एफ लिख देंगे इंटू डी एक्स। तो एफ और डी एक्स जो इस तरीके से लिखा गया है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, इस चीज का क्या मतलब बनता है, इस चीज का मतलब बनता है ये अपने पास में रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसके बीच, उसके अंडर में जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वर्क डन को। ओके, चलो करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। इस तरीके से है एक एग्जाम्पल,
यहाँ पे मैंने फोर्स लिख दिया है न्यूटन में, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है मीटर में। इस तरीके से अपने पास में ये सिनेरियो है, ओके। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है, जो बिहेवियर है, वो इस तरीके से गिवन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 5 और 6। इतना सा अपने पास में ग्राफ गिवन है, ओके। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। इस नीचे वाले पॉइंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स की वैल्यू है वो है -10 न्यूटन। इस केस में हमें वर्क डन निकालना है पहली 6 सेकंड में कितना होगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट वर्क डन इन 6 मीटर। सेकंड नहीं बेटा, मीटर। 6 मीटर तक पार्टिकल चला है, उतनी सी देर में इसने कितना वर्क डन कर दिया होगा। ये है अपने पास में क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें फोर्स और एक्स का ग्राफ गिवन हो। अब देखो, फोर्स और एक्स का ग्राफ गिवन है, उस केस में क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन एफ डी एस से निकल के आएगा वर्क डन। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को। तो देखो निकाल देते हैं वर्क डन। वर्क डन इतना सा जो एरिया है, ठीक है, जो भी अपने पास में एरिया है उन सब एरिया को लिखना है। तो पहले जो इतना सा एरिया है वो मैं लिख देता हूँ। इसका एरिया है बेस इंटू हाइट, तो मतलब 10 आ जाएगा। जो इतना सा एरिया है, इस एरिया की आ जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसके बाद में इतना सा एरिया है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हाफ, बेस है इसकी 1 और हाइट है इसकी 10, ठीक है। तो इसका एरिया भी आ जाएगा 5। अब जो इतना सा एरिया है, ये एरिया मैं एक साथ लिख देता हूँ। इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, हाइट तो है 10 और इधर तक का जो बेस है वो है 3, तो 3 इंटू 10 मतलब इधर तक का एरिया आ गया है 30, ठीक है। तो ऊपर का जो एरिया है उसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे, नीचे वाला एरिया है उसको नेगेटिव में लेके चलेंगे। इस तरीके से वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन आ जाता है 10 + 5, 10 + 5 -5 -30। इस तरीके से करके वर्क डन आएगा। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, -30 + 10 बन जाता है -20 जूल। ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आ भी रहा है। इस तरीके से कोई भी वर्क डन है उसको निकाला जा सकता है। और देखो बेटा, कुछ और वेरिएबल फोर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करते हैं। लेट ए फोर्स, एक अपने पास में फोर्स गिवन है, F = XI कैप + Y²J कैप, ठीक है। इस तरीके से अपने पास में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है वो गिवन है। फाइंड आउट वर्क डन टू मूव द पार्टिकल। फाइंड आउट वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम, पार्टिकल को हमने स्टार्ट किया है 1,2 टू 1,7 अलोंग वाई एक्सिस। ये देखो भाई, फोर्स अपने पास में वो गिवन है, फोर्स है XI कैप + Y²J कैप, और साथ साथ में पार्टिकल का जो पाथ है वो गिवन है, 1,2 से स्टार्ट होकर 1,7 की तरफ जा रहा है पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग में। तो भाई सबसे पहले अपने को इसका पाथ पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो पाथ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक्स में है 1, वाई में स्टार्ट हुआ है 2 से, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ है 1,2, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये अपने पास में जा रहा है 7 तक, ये वाला पॉइंट है 1,7, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग में ये है पार्टिकल का पाथ, ठीक है। पार्टिकल का पाथ जो है वो इस तरीके से निकल के आ गया। अब पार्टिकल के पाथ के अकॉर्डिंगली अब कुछ चीज़ें लिखी जा सकती हैं।
क्योंकि पार्टिकल के पूरे पाथ में x की वैल्यू 1 ही है, तो थ्रू आउट द पाथ x की वैल्यू जो है वो है 1। और अगर x एक कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो x में कोई भी स्मॉल चेंज है उसको लिखा जा सकता है 0 से। तो अपने पास में x की वैल्यू 1 है, dx की वैल्यू 0 है, तो जहां पे भी x लिखना होगा तो 1 लिख देंगे, dx लिखना होगा तो 0 लिख देंगे। अब बेटा निकालते हैं वर्क डन। अब क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन f डायरेक्शन का फोर्स dx, y डायरेक्शन का फोर्स है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है dy के साथ। x डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है x इंटू डी एक्स, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वैल्यू है वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। बट जैसा कि मैंने बताया था जहां पे भी dx लिखना है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही 0 हो गई है। अब y है, y के अंदर में लिमिट पुट करनी है, वाई स्क्वेयर डी वाई है, ये अपने पास में इंटीग्रेशन बच गया है। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है इस पूरे पाथ में, y की वैल्यू स्टार्ट हुई है 2 से, जा रहा है 7 तक, तो 2 से लेकर 7 तक चला जाएगा y। तो वर्क डन है उसको लिखा जाएगा y की पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे y की पावर 3/3, और इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएंगी 2 से लेकर 7। तो इसको लिखा जा सकता है 1/3 7 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब। तो 1/3, तो 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 8, तो ये आंसर अपने पास में बन जाता है 335 डिवाइडेड बाई 3 जूल। तो जो वर्क डन है इस केस में उसका आंसर आ जाता है 335 डिवाइडेड बाई 3 जूल। ठीक है, बस इतना सा इसके वर्क डन का आंसर है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखो एक फोर्स मान लेता हूं, लेट ए फोर्स एक्स, लेट ए फोर्स एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वेयर जे कैप। एक फोर्स इस तरीके से मान लिया है, ठीक है, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वेयर जे कैप। ठीक है, एक्ट ऑन ए पार्टिकल, ये एक पार्टिकल पे लग रहा है, और जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, पार्टिकल का जो पाथ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, इसमें पाथ मैटर करेगा। एक्स एक्सिस से लेकर वाई एक्सिस के अलोंग में, तो ये अपने पास में लाइन है, ये जो अपने पास में लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूं पहले। तो इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई, ये है इस लाइन की इक्वेशन। और यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट हुआ है 2,2 पॉइंट से स्टार्ट होकर पार्टिकल गया है 4,4 तक। ये है इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, या जो पार्टिकल का जो पाथ है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटे पाथ। इस तरीके से पार्टिकल का पाथ है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन गिवन है, फोर्स जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में वर्क डन बताना है, फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से कितना सा वर्क डन होगा वो निकालना है। तो देखो जैसा कि हमें पता है वर्क डन को लिखने का तरीका क्या है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट आई के साथ जो लिखा होता है वो बेटा एक्स कंपोनेंट होता है इंटू डी एक्स, प्लस फोर्स का वाई कंपोनेंट इंटू डी वाई। ये अपने पास में हो चुका है वर्क डन। बट अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है, जिस लाइन के अलोंग में ये वर्क, जिस लाइन के अलोंग में ये जा रहा है वो लाइन है एक्स इज इक्वल टू वाई, तो जहां पे भी वाई लिखा हुआ है वहां पे हम एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, इसको तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो वाई था उसको सोल्व करने के लिए हमने वाई को एक्स के ही इक्वल पुट कर दिया, ताकि यहाँ पे सब एक्स की टर्म रह सके, यहाँ पे सब वाई की टर्म से रह सके। ठीक है, और लिमिट पुट करते हैं। एक्स की जो लोअर लिमिट है 2 है, अपर लिमिट है 4, वाई की लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। एक्स स्क्वेयर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा एक्स की पावर 3/3, 2 से लेकर 4। इसका आ जाएगा वाई की पावर 3/3, लिमिट है 2 से लेकर 4।
तो पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, 1/3 आ गया है बाहर। अपर लिमिट पुट किया तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1/3 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ये आ गया है दूसरी केस। ठीक है, इसमें अपने पास में हो गया है 1/3 4 का जो क्यूब है 4 4 जा 16 64 माइनस 8 प्लस 1/3 64 माइनस 8, ये बन जाता है 56/3 प्लस 56/3। इसका मतलब है 112/3 जूल। ये आ जाता है इस केस में जो वर्क डन है वो। ओके, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल से तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें बिल्कुल भी। और देखो चलो, और कुछ टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चंस को मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट है बेटा वर्क डन में जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड आउट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन हाफ ऑफ सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल ने हाफ ऑफ सर्कुलर मोशन कवर किया है, उस केस में जो इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है उसने कितना वर्क किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है अपने पास में सर्कुलर मोशन। ये है सर्कुलर मोशन का सेंटर, ऐसी है ये सेंटर तक का डिस्टेंस। ठीक है, इस केस के अंदर में जो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स का ही वर्क डन हमें निकालना है। इस केस में देखो, कोई थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पाथ पे, जो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूंगा ds से। ठीक है, पाथ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल की डायरेक्शन में है और जो फोर्स है सेंट्रीपिटल वो है सेंटर की डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में जो एंगल है उस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। इस एंगल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो इस केस में हम वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन, उसकी वैल्यू हो जाती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है ds, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे जो स्मॉल वर्क डन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और कंप्लीट के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो इस केस में जो वर्क डन है वो 0 आ जाता है, क्योंकि फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये है अपने पास में केस। नेक्स्ट अपने पास में जो सिनेरियो है वो देखो, a tangential force of magnitude f, एक टेंजेंशियल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड f है, एक्ट ऑन होल पाथ ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r रेडियस का कोई सर्कल है, उसके कंप्लीट पाथ में f मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो फोर्स हमेशा टेंजेंशियल है। अब देखो, टेंजेंट है, वहां की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही होती है। तो अब जो फोर्स है वो फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स वाला ही वर्क डन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। r रेडियस के उसमें सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये जो फोर्स है इसका वर्क डन निकालना है ऑन द कंप्लीट रोटेशन। एक जब कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, उस रोटेशन में जो ये टेंजेंशियल फोर्स F है इसका वर्क डन निकालना है कि इसने कितना वर्क डन किया है एक कंप्लीट रोटेशन करने में। चलो, तो ये देखो, इस तरीके से है सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। यहाँ का जो सेंटर है वो है ये। ठीक है, सेंटर मैंने लिख दिया है।
अब बेटा जो फोर्स है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। फोर्स है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन है ये। ओके, अब इसमें अगर मुझे कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस तरीके से ds। सर्कल पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होती है या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। अब इसका जो वर्क डन है वो निकालता हूँ। इस पे लगने वाला जो स्मॉल वर्क डन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को सोल्व करता हूँ, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री। तो जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है, उसकी वैल्यू आ जाती है एफ डॉट डी एस। अब इससे आगे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो बन जाएगा वर्क डन, राइट साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी एस। और बेटा क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। कंप्लीट सर्कल पे इसने मोशन किया है तो यहाँ पे सी लिख दिया है। ठीक है, इस केस में देखो तो फोर्स तो है वो आ गया है कांस्टेंट, जो कि बाहर आ जाएगा। अब मुझे समझने की बात है ये जो ds है इसका इंटीग्रेशन कितना सा होगा। अगर मुझे ऐसा लिखना होता ds वेक्टर का इंटीग्रेशन कंप्लीट सर्कल पे, या मुझे ऐसा लिखना हो ds का इंटीग्रेशन कंप्लीट सर्कल पे, तो ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, ये है इसका वेक्टर। ds का वेक्टर सम करना हो तो देखो क्या है कि हर छोटी छोटी जो लेंथ है इस तरीके से उन सब लेंथ को जोड़ते हुए चले जाएंगे और इस सब लेंथ को जोड़ते हुए जाएंगे तो इन सब में वेक्टर सम करना पड़ेगा क्योंकि सब का सब वेक्टर ही है। तो वेक्टर सम करेंगे तो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबका जो वेक्टर सम है वो मिला के क्या हो जाएगा, 0 0 से स्टार्ट करके वापस घूम के भी 0 पे ही आ गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, उसका आंसर आ जाता है 0। ठीक है, अब मैं अगर छोटा छोटा कंपोनेंट करके इसकी कंप्लीट लेंथ निकालता हूं तो उसकी लेंथ निकल के आती है 2πr, क्योंकि ये तो पाथ लेंथ ही बन गई है। ठीक है, छोटा छोटा एलिमेंट से जो बन के मिली है उसको बनते हैं पाथ लेंथ। तो यहाँ पे जो पाथ लेंथ है वो बन जाती है 2πr। ठीक है, और अपने पास में जो इस तरीके से बना है इसका वेक्टर फॉर्म बना है तो उसका आंसर आता है 0। बट यहाँ पे स्केलर फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, स्केलर ds का टोटल इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स इंटू 2πr। तो इस केस में जो वर्क डन आया है वो आया है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ना कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वेरिएबल फोर्स में कुछ भी आंसर आ सकता है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट कोई भी आंसर जो है उसको नहीं लिख सकते हैं। ओके, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट सबको? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो तो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट है इस पे बेस्ड, वो लिखते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में वेरिएबल फोर्स है वो है स्प्रिंग। तो अब हम निकालने वाले हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, कोई अपने पास में स्प्रिंग फोर्स है, उस स्प्रिंग फोर्स ने कितना सा वर्क डन किया है ये हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो एक स्प्रिंग मान लेते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। लेट अस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k, स्प्रिंग कांस्टेंट k। हमने एक स्प्रिंग मान ली है जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है k। ठीक है, स्प्रिंग में मैं वेरियस सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ बेटा कैसे है कि अगर अपने पास में कोई स्प्रिंग है, ऐसे रखी रहती है कोई स्प्रिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में जो इस तरीके से रखी है ना तो एक्सपेंड है ना ही कंप्रेस है, तो इस स्प्रिंग को बोलते हैं ये नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है, या कई बार इसको बोल देते हैं कि ये मीन पोजीशन पे है। ठीक है, मीन पोजीशन और ये वाली पोजीशन है, ये आगे जाके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एसएचएम वाला जो चैप्टर है ऑसिलेशन, उसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। अभी जो स्प्रिंग है ऐसे रखी हुई है, इसके अंदर में इलोंगेशन 0 है, इसको बिल्कुल भी हमने इलोंगेट नहीं किया है।
जब भी कोई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होती है तो उसके अंदर में जो इलोंगेशन है उसकी वैल्यू होती है 0, ना कोई कंप्रेशन है ना कोई इलोंगेशन है। ओके, अब देखो इस स्प्रिंग को मैंने थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया है, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक। मान लेते हैं पहले मैंने स्प्रिंग को इतना सा इलोंगेट किया है x1, ठीक है, और मीन जो अपने पास में मीन पोजीशन थी या नेचुरल लेंथ थी वहां से x1 इलोंगेट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने इसको इलोंगेट किया है और ज़्यादा इलोंगेट करके x2 पोजीशन तक इसको और इलोंगेट कर दिया है। इस केस में इसको इलोंगेट कर दिया x2 तक, ठीक है। तो इसमें x1 से लेकर x1 इलोंगेशन से लेकर x2 इलोंगेशन तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं इनिशियल, इसको मैं बोल रहा हूं फाइनल। मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाऊं तो उस प्रोसेस में कितना सा वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन मैं निकालने वाला हूं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं वर्क डन टू इलोंगेट द स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2। x1 से स्टार्ट करके x2 तक का जो इलोंगेशन हुआ उतनी सी देर में कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, मतलब कि स्प्रिंग ने उसमें कितना वर्क डन किया है। तो लिखते हैं बेटा वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग एक अपने पास में स्प्रिंग का फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स और उसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे उसको लिखा जाएगा, ठीक है। जो स्प्रिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे इंटू dx का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल लिखेंगे, ठीक है। जो स्प्रिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होता है kx इंटू dx और कोस 180 जिसको लिखेंगे -1, ठीक है। तो इस माइनस को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो कोस 180 की वजह से ये माइनस आ गया है -kx dx। आई होप ये माइनस आपको दिख रहा है, -kx dx। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि भाई जो भी फोर्स है x डायरेक्शन में उसको सीधा ही लिख दो, तो x डायरेक्शन में सीधा जो फोर्स लिखा जाएगा वो है kx इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी माइनस आएगा, इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी एक माइनस आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने जो फोर्स है उसको प्लस kx लिख दिया है, माइनस लिखा है कोस थीटा की वजह से, सॉरी कोस जो अपने पास में फोर्स है उसको माइनस लिखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आंसर आएगा, उसमें कोस थीटा नहीं लेना है, अदरवाइज अगर कोस थीटा ले रहे हैं तो ऐसे लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ सेंस नहीं बनता है लिखे रहने का। तो ये अपने पास में आ गया है, ये इनिशियल पोजीशन थी x1 और फाइनल जो इलोंगेशन है वो है x2। तो माइनस के एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 2/2, जो क्या आ जाता है x1 से लेकर x2 तक। तो -k/2 फाइनल इलोंगेशन है वो है x2, इनिशियल इलोंगेशन है वो है x1। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है उसका आंसर आ जाता है -k/2 x2 का स्क्वायर -x1 का स्क्वायर। बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर ये आता है। यहाँ पे जो k लिखा हुआ है वो है अपने पास में फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, या इसको बोल देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको बोल देते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर। ये हो गया है अपने पास में फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स है बेटा, इसको डायरेक्टली याद रखना है -12 kx2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं मैं, -1/2 को ऐसे लिख दिया k x2 स्क्वायर -x1 स्क्वायर। फाइनल जो इलोंगेशन है या कंप्रेशन है उसकी वैल्यू है x2, इनिशियल जो कंप्रेशन या इलोंगेशन था उसकी वैल्यू है x1, और ये आ जाता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का साइन बेटा कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा x2 ज़्यादा है या x1 ज़्यादा है इन सब पे।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली ही नेगेटिव ही होगा या पॉजिटिव ही होगा, नहीं, कैसा भी हो सकता है। ओके, चलो स्प्रिंग पे बेस्ड अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्प्रिंग पे बेस्ड वो मैं लिखता हूं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर इज इलोंगेटेड फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू 2 मीटर इलोंगेशन। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर, उसको इलोंगेट कर दिया है नेचुरल लेंथ से लेकर 2 मीटर तक। ठीक है, पहले उसको नेचुरल लेंथ पे रखा गया था, अब उसका इलोंगेशन बढ़ा के 2 मीटर कर दिया है। इस केस में जो स्प्रिंग है उसका वर्क डन कितना होगा? तो देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग उसका आंसर हो जाता है -12 के फाइनल इलोंगेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल इलोंगेशन का स्क्वायर। तो -12 जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 200। ठीक है, अब पहले थी नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ मतलब कि 0 इलोंगेशन, बाद में इलोंगेशन हो गया है 2 का, तो 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो -12 से ये 200 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 100 इंटू 4 माइनस 0, तो 4 बच गया। तो इसका वर्क डन आ जाता है -400 जूल। तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग है उसका आंसर हो गया है -400 जूल। तो ऐसे करके स्प्रिंग का जो वर्क डन है वो निकल के आ जाता है। बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इफ वर्क डन टू वर्क डन बाय स्प्रिंग to elongate it x from natural length is w। ठीक है, स्प्रिंग को मैं x इलोंगेट कर रहा हूं उसकी नेचुरल लेंथ से, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो है w। तो हमें निकालना है फाइंड आउट वर्क डन टू फर्दर इलोंगेट इट बाय x। और ज़्यादा इसमें x इलोंगेशन करना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये है अपने पास में क्वेश्चन। तो पहले का जो वर्क डन है वो निकाल देता हूँ। सबसे पहले उसको इलोंगेशन करने में जो वर्क डन वो W लगा है, उसकी वैल्यू लिखते हैं -12 के, इलोंगेशन हो चुका है x और स्टार्टिंग थी नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ इलोंगेशन था 0। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई है। सेकंड इक्वेशन करते हैं, नया जो वर्क डन है उसको मैं W1 मान रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, ये W1 है वर्क डन, यही हमें निकालना है। इसको और ज़्यादा x इलोंगेट करना है, तो हाफ के, पहले कितना इलोंगेट हो चुकी थी, पहले इलोंगेट हो चुकी थी x, अब और x इलोंगेट कर दिया है, तो ये बन गया है 2x। तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। ऐसा अपने पास में ये सिनेरियो बन चुका है। अब इस केस में कर देते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, ताकि W1 निकाला जा सके। तो W1 अपॉन W -12 के 2x स्क्वायर है, इसको कर दिया है मैंने 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई -12 के, ये बन जाएगा x स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाया, तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो W1 अपॉन W, इसका आंसर आ जाता है 3। तो नया जो वर्क डन है वो हो चुका है 3W। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नया वर्क डन है उसको निकाल लिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है, इससे ज़्यादा आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है, एक अपने पास में इसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वहाँ पे इससे भी इजी एक फॉर्मूला आएगा, तो वहाँ पे उससे करेंगे, बट अभी के लिए जो आंसर है ये यही आसान है।